मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी रखने के दिए निर्देश। हरियाणा फिल्म नीति के तहत मुख्यमंत्री ने 6 फिल्म निर्माताओं को 9 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की जारी। कहा, हरियाणा को फिल्मों का हब बनाना है अगला लक्ष्य। झज्जर, रोहतक और भिवानी में अवैध रूप से रह रहे करीब 200 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी ईंट भट्टा मालिकों को मजदूरों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के निर्देश। और कैथल और पानीपत में हुए सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। शिमला गांव के नजदीक एक निजी एसी वॉल्वो बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। 20 से ज्यादा यात्री हुए घायल। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में प्रदेश की कानून व्यवस्था के संदर्भ में गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का केस सामने आने के बाद पाकिस्तान समर्थित या पाकिस्तान से लिंक्ड यूट्यूब चैनलों पर कड़ी नजर रखने और उनका डेटा खंगालने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद गृह विभाग एसीएस सुमिता मिश्रा ने बताया कि बैठक में सुरक्षा को लेकर बड़ी गहनता के साथ चर्चा हुई। प्रदेश में पाकिस्तान समर्थित ऑपरेटिव को लेकर भी विशेष तौर पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए स्पेशल सेल बने हुए हैं, जिनके जरिए सरकार लगातार नजर बनाए हुए है, जिससे भी पाकिस्तान से लिंक और स्लीपर सेल है उस पर लगातार कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए मॉक ड्रिल और दूसरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा में जो कमियां मिली थी उन्हें सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। पाक संबंधित कुछ ऑपरेटिव्स का हरियाणा में अरेस्ट हुआ है, तो उस पर भी चर्चा हुई कि ये हमें जो अभी तक इसमें सफलता मिली है उसको हम कार्रवाई को पूर्ण ना समझें और ये कार्रवाई एक निरंतर कार्रवाई है, क्योंकि इस पे अभी भी जो ऐसे कोई भी और व्यक्ति हैं जो और अन्य यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और कई बार नए चैनल्स नए नाम से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। सो ये अब जो प्रक्रिया है, ये तफ्तीश है, ये अभी जारी रहेगी। जो पाक लिंक्ड ऑपरेटिव्स हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार या लिंक्स बना रहे हैं, सो ये दिस वाज अ बिग पॉइंट। पुलिस हेडक्वार्टर में भी है सेल और हमारे सीआईडी में भी है सेल, सो दोनों ही तरफ से इस पे हम नज़र रखते हैं। हरियाणा फिल्म नीति के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 6 फिल्मों के निर्माताओं को 9 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की। कल चंडीगढ़ में आयोजित प्रोत्साहन राशि वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने गवर्निंग काउंसिल द्वारा चयनित फिल्मों को 2-2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। इनमें छलांग, तेरा क्या होगा लवली, तेरी मेरी गल बन गई और फुफड़ची फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा दादा लक्ष्मी चंद फिल्म को 1 करोड़ रुपए और 1600 मीटर को 50,70,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में काफ़ी फिल्में बनी और उनको लोगों ने सराहा भी, इसलिए हमने पहली बार फिल्म नीति लागू की है। सरकार का मकसद हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित किया जाए और फिल्म निर्माण के माध्यम से इसे प्रोत्साहन दिया जाए। इस नीति में सिंगल विंडो शूटिंग अनुमति और सब्सिडी प्रोत्साहन से हरियाणा अन्य क्षेत्रों की तरह सिनेमा के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बना रहा है। न केवल यहाँ के युवाओं की सृजनात्मक शक्ति का सही उपयोग होगा, बल्कि आज अनेक फिल्म निर्माता अपने कारोबार के लिए हरियाणा का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास हरियाणा को भारत का अगला फिल्म हब बनाना है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से आग्रह किया कि हरियाणा को फिल्म निर्माण का हब बनाने में सहयोग करें। हरियाणा सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। हम हरियाणा प्रदेश को भी फिल्म निर्माण का हब बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार की सोच है ये हरियाणवी फिल्म का एक हब बने। हरियाणा प्रदेश अपनी सांस्कृतिक शौर्य, परंपरा और स्वाभिमान जीने की अलग पहचान रखता है। यह युवा पीढ़ी को सबसे अधिक
प्रभावित करने का माध्यम है। इसलिए अच्छा सिनेमा युवाओं तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 2 चरणों में फिल्म सिटी की स्थापना का फैसला लिया। इसके पहले चरण में पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन तय हो चुकी है और परामर्शदाता की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण में गुरुग्राम में फिल्म सिटी विकसित की जाएगी, जहां भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा दूरदर्शन पर सप्ताह में एक बार हरियाणवी फिल्म का प्रदर्शन करने के संबंध में प्रसार भारती के साथ बातचीत कर इसे शुरू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स को हरियाणा के प्रत्येक विश्वविद्यालय में फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये हमने पहले चरण में यहीं पड़ोस में जो हमारे हिमाचल की तलहटी, पहाड़ों की तलहटी पिंजौर के अंदर 100 एकड़ भूमि फिल्म सिटी के लिए चिन्हित भी कर ली है। हमने दूरदर्शन पर हफ्ते में एक बार हरियाणवी फिल्म का प्रदर्शन हो, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, ताकि हमारे हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। हरियाणा के प्रत्येक विश्वविद्यालय में फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू करने की जिम्मेवारी हमने दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है, उसको दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती ने अनेक महान कलाकारों को जन्म दिया है, जिन्होंने फिल्म, अभिनय सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। फिल्म नीति को धरातल पर लाने के लिए हरियाणा फिल्म सेल की स्थापना की है। इसके अलावा हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का भी गठन किया गया है। प्रदेश में शूटिंग करने की स्वीकृति पूरी तरह ऑनलाइन करके पारदर्शी बनाई गई है। इसके पोर्टल पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र का फिल्म निर्माता हरियाणा में शूटिंग के लिए ऑनलाइन स्वीकृति हासिल कर सकता है। उसे किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने हरियाणा फिल्म सेल की स्थापना भी की है और यह सेल जो हरियाणा को फिल्म निर्माण की पसंदीदा जगह बनाने के लिए प्रोत्साहन भी देगा, साथ ही आवश्यक ढांचा ये विकसित भी करेगा। हमने हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का भी गठन किया है। प्रदेश में शूटिंग की स्वीकृति पूरी तरह ऑनलाइन करके हमने पारदर्शी बनाई है। फिल्म निर्माता हरियाणा में शूटिंग के लिए ऑनलाइन स्वीकृति भी प्राप्त कर सकते हैं। उसको कहीं इधर उधर किसी कार्यालय में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। वहीं इस प्रोत्साहन राशि वितरण समारोह में प्रसिद्ध अभिनेत्री मीता वशिष्ठ, अभिनेता यशपाल शर्मा, पंजाबी कलाकार एमी विर्क, नुसरत भरूचा, प्रीति सप्रू, सुमित्रा हुड्डा और उषा शर्मा सहित अनेक कलाकार और फिल्म निर्माता और फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने इसमें शिरकत की। इन सभी कलाकारों ने हरियाणा में सिंगल विंडो शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी प्रोत्साहन के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से हरियाणा की सिनेमा को नई पहचान मिलेगी। अन्य राज्यों को भी हरियाणा की तरह फिल्म प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, ताकि फिल्म निर्माता और कलाकार अपनी प्रतिभा से अधिक अपनी लोगों को प्रभावित कर सके। सारे कलाकारों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ फिल्मों को मिला है। धीरे धीरे म्यूजिक को, शॉर्ट फिल्मों को, डॉक्यूमेंट्रीज को, डांस को, फोक आर्टिस्ट को, मेरे ख्याल से सारे काम धीरे धीरे हम करना शुरू करेंगे। बस धीरे धीरे अपना स्वार्थ छोड़ करके एक पूरी सार्वभौमिकता से सोचिए कि जो जो मिल रहा है धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ होने वाला है। सारा इंडियन सिनेमा है तो उसको इससे हेल्प मिलेगी जी। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक मतलब सेफ स्पेस और एक सिक्योरिटी जो मिल जाती है कि एक सर्टेन अमाउंट तो हमें मिलने वाला है,
तो उससे क्या है कि अच्छी फिल्में बनती हैं और जो प्रोड्यूसर है उसका भी दिल खुल जाता है कि अच्छी फिल्मों पे वो इन्वेस्ट करे। और क्या है कि अगर एक स्टेट कोई सब्सिडी दे रही है, बेशक वो कोई भी स्टेट है इंडिया की, तो एक सर्टेन रीजन से आपको एक सर्टेन फिर वो रीजन पे बंदा जो है ना फोकस करता है। मेरी फिल्म थी तेरी मेरी गल बन गई, जिसको फिल्म को हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। मैं ये समझ रही हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है हरियाणा सीएम ने, जो बढ़ावा देगा फिल्म इंडस्ट्री को। यहाँ शूटिंग्स के लिए लोग आएंगे और मुझे लगता है जितने स्टेट्स ने सब्सिडी अनाउंस की थी, हरियाणा स्टेट मैं ये कहना चाहूँगी आई थिंक पहला है जो दे रहा है। फॉर्मली फिल्म इंडस्ट्री का जन्म हो रहा है आज। बहुत सारी फिल्में आई थी, उसमें से जो गिनी चुने फिल्में हैं जिनका थीमैटिक कंटेंट और स्किल देखा गया, बाकी सब जो हमने दायरे निश्चित किए थे कि इन दायरों पे फिल्मों को अप्रूव किया जाएगा, लगभग उन दायरों पे जो फिल्में खरी उतरी हैं उनको दिया गया है। पर दूसरी फिल्म्स को भी सराहा जा रहा है एक लेवल पे, और उम्मीद ये है कि इससे एक उत्साह बढ़ेगा कि अब जो है इंडस्ट्री फॉर्मल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी भी बन गई है। देश में रह रहे विदेशी नागरिकों को बाहर भेजने को लेकर पुलिस विभाग की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में झज्जर, रोहतक और भिवानी जिलों में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से रह रहे करीब 200 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में झज्जर की पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजश्री सिंह ने भट्टा एसोसिएशन के प्रधानों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि भट्टों पर काम करते हुए हर मजदूर का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है। यदि कोई भट्टा मालिक इस निर्देश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में चल रहे सघन सर्च अभियान के तहत पुलिस ने जिले में 174 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास रह रहे किराएदारों और कामगारों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। हमारे देश भारत में अनधिकृत रूप से जो विदेशी रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी आ गए हैं, तो उन लोगों को डिपोर्ट करने का आदेश हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें लगभग 174 जो है बांग्लादेशी हम अभी तक आइडेंटिफाई कर पाए हैं, और जिसमें से कुछ सदर झज्जर के राम भट्टा से निकाले गए हैं, कुछ जो है टीसी भट्टा है बादली में, वहां से हमने आइडेंटिफाई किए हैं। आस पड़ोस में कोई संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है या आपके यहाँ कोई किराए पे रह रहा है तो आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, और हम लोगों की मुस्तैदी जो है वो तभी कामयाब रहेगी जब हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके पुलिस वेरीफाई करे और उनका एंटीसीडेंट्स जो है, उनके पीछे क्या घटनाक्रम रहे हैं, वो सबको। वहीं रोहतक के कलानौर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे 29 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सभी कलानौर के एक ईंट भट्ठे पर काम करते थे और बिना किसी वैध दस्तावेज या पहचान पत्र के रह रहे थे। इनमें पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल हैं। बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि उन्होंने एजेंट के जरिए ही भारत में प्रवेश किया। एजेंट बॉर्डर क्रॉस करने के नाम पर प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए लेते हैं। कलानौर पुलिस स्टेशन के प्रभारी सतपाल सिंह के मुताबिक अवैध तौर पर रह रहे इन बांग्लादेशी नागरिकों की जांच के बाद उन्हें वापस अपने देश भेजा जाएगा। पहले तो आए थे शुरू में, अभी तो बॉर्डर बनने लगा है, तो पहले आए थे बॉर्डर नहीं थे, ऐसे आ गए थे कमाने के लिए। दिन में इतना तो उतना पहले नहीं थे इतने, जैसे अब मीडिया पुलिस है, पहले नहीं थी, कमाने के लिए आए थे। ये हमारे माननीय डीजीपी साहब व माननीय एसपी साहब के आदेश अनुसार हम भट्टे को चेक कर रहे हैं, ये प्रवासी मजदूरों के बारे में। तो हमारे पता चला कि खरकिया ईंट भट्टे के पास, खरकिया ईंट भट्टे में बांग्लादेशी काम करे, वहाँ चेक किया तो वहाँ 29 बांग्लादेशी मिले हमारे को, जिसकी प्रक्रिया जारी है। पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, फिर उसके आगे। उधर आज सुबह भिवानी पुलिस ने भी 5 टीमें बनाकर जिले के 2 झुग्गी झोपड़ी इलाकों में छापेमारी की, जिसमें 40 संदिग्ध लोगों के दस्तावेज चेक किए गए, जिसके बाद 9 व्यक्तियों के आधार कार्ड मैच न होने के चलते उन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। एसएचओ सत्यनारायण ने बताया कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान को छिपाकर अगर रह रहा है तो ऐसे व्यक्तियों की जांच की जा रही है। आज उन्होंने जांच के दौरान 9 लोगों से पूछताछ की। इन व्यक्तियों के आधार कार्ड अन्य राज्यों से ट्रांसफर हुए थे और इनके मोबाइल पर ओटीपी हासिल नहीं हो रहे थे। ऐसे में संदिग्धता की जांच गहनता से की जाएगी और जिनकी नागरिकता भारतीय
होना स्पष्ट नहीं हो पाया तो उन्हें कानून अनुसार वे जिस देश के हैं वहां भेज दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी संदिग्ध व्यक्ति पर संदेह होने पर तुरंत पुलिस को खबर दें। आधार कार्ड मैच नहीं हो पाए हैं ऑनलाइन रिकॉर्ड पर, तो उनको हमने फिलहाल सरसरी तौर पर डिटेन किया है। आगे उनके दस्तावेजों की चेकिंग करेंगे और उसके दस्तावेजों की चेकिंग होने के बाद जैसी कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। तो बिल्कुल इसमें हमारा जो पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से सतर्क है। जैसे आपके पास भी सूचनाएं हैं कि हर जगह इसमें जो रोहिंग्या हैं उनको लेकर छापेमारी की जा रही है और भिवानी में भी आज 2 जगह हमने सर्च ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन हमारा लगातार जारी रहेगा। एक 2 आईडी हमें ऐसी भी मिली है जिन्होंने पहले आसाम की दादरी में ट्रांसफर करा ली है, उनको चेक किया जाएगा और किस सोर्स से उन्होंने ट्रांसफर कराई है, क्या उन्होंने दस्तावेज लगाए हैं, उनकी गहराई से जांच की जाएगी और बैक एंड का सोर्स उसकी भी गहराई से जांच की जाएगी भी इनके जो पूर्वज है उनके वहाँ है या नहीं, या वहाँ भी किसी अन्य साधन से इन्होंने आधार कार्ड बनवाए। उसके बाद इनको जांच पूरी होने के बाद इसमें इनको फ्री किया जाएगा। चंडीगढ़ से हिसार जाने वाली एक प्राइवेट एसी वॉल्वो बस कल रात कैथल के नजदीक गांव शिमला के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा यात्री घायल हैं। दुर्घटना का पता चलते ही पुलिस और एम्बुलेंस गाड़ियां मौके पर पहुंची और घायलों को कैथल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। नरवाना और दूसरे शहरों के अस्पतालों में भी घायलों को दाखिल करवाया गया। बस में सफर के दौरान घायल हुए एक यात्री ने बताया कि बस हिसार की ओर जा रही थी। अचानक बस के आगे से तेजी से निकलने वाले मोटरसाइकिल चालक को बचाने के चक्कर में बस चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस तेजी से डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना के बाद आसपास के गांव के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर घायल यात्रियों को बाहर निकाला। अंबाला से बैठा था मैं, ये चंडीगढ़ से हिसार के लिए वोल्वो बस थी प्राइवेट, और ये कोई गांव है शिमला करके, उसके पास बैलेंस बिगड़ा है, ओवर स्पीड बस थी और मैं बीच में था तो मैं 2 सीटों के बीच में फंस गया। और मेरे को तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा 2-4 भाइयों ने ना बड़ी मशक्कत करके एंड टाइम पे मेरे को ना, मैं निकल ही नहीं सकता था उन सीटों के बीच में से। रब भी जानता है, भगवान मन क्या है, कैसे मेरे को निकाला। 25 के करीब सवारियां। मैं कमालपुर गांव में था, वहाँ सूचना मिली थी भी बस का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पहुंचे हैं। हाँ जी, यहाँ पता लगा 25-26 आदमी घायल है। हाँ जी, और 5 आदमी और 1 औरत पूरी हो गई है। उधर पानीपत में भी कल देर रात जीटी रोड पर एक अन्य सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। देर रात 12 बजे करनाल से दिल्ली की ओर जा रही एक कार दूसरी लेन से आई और दूसरी कार से डिवाइडर तोड़कर टकरा गई और दोनों कारों की भीषण टक्कर के कारण यह दुर्घटना हुई। यातायात प्रबंधक ब्रजेंद्र ने बताया कि मृतकों की पहचान सचिन, जो कि तहसील कैंप पार्क निवासी सेक्टर 11-12 और माधव निवासी रामायण चौक पानीपत के रूप में हुई है। हादसे के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया जिसे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुलवाया। 12 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ। वरना गाड़ी थी दिल्ली की तरफ जा रही थी और स्कॉर्पियो दिल्ली से टोल की तरफ जा रही थी। तो वरना गाड़ी है वो ऊपर से आ गई डिवाइडर को क्रॉस कर गई और वो उसके दोनों के ऊपर चढ़ गई और उनको हॉस्पिटल में भेजा गया। तीन आदमी थे, 3 स्कॉर्पियो वाले थे। स्कॉर्पियो 1 आदमी ठीक है, बाकी 2 इंजर्ड हैं और 3 डेड हो गए। हाँ, उसका तो फिर मेडिकल आने बाद ही बताया जाएगा। फतेहाबाद जिले के रतिया में आज भारतीय सेना के साहसिक अभियान ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के मौके पर के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, युवा और महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने देशभक्ति के नारों और तिरंगों के साथ अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और एकजुटता दर्शाई। यात्रा में शामिल आम नागरिकों ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा हमारे दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। हम अपने सैनिकों के साथ हैं और पहलगाम में जान गंवाने वालों को कभी नहीं भूलेंगे। ये यात्रा हमें एकजुटता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश देती है। सैनिकों को सलाम के लिए, सैनिकों को सलूट करने के लिए ये आज तिरंगा यात्रा
सर्व समाज की तरफ से, पूरे संस्थानों की तरफ से, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब पूरे जोश के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। मोदी जी ने ऑपरेशन चलाया था, उसके तहत जो भारतीय सेना ने एक साहसिक काम किया है, जो पाकिस्तान के जो मिसाइल थी उनको मार गिराया है, हम इसके अंदर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। ये तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान के लिए निकाली जा रही है। जो आतंकवाद हमला हुआ था, उस हमले के विरोध में हमारे सैनिकों ने जो ऑपरेशन चलाया, वो जिसमें हमारी जीत हासिल हुई है, और हमारे सैनिकों का बड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और हम इस तिरंगा यात्रा के लिए बहुत खुश हैं। वहीं यात्रा में शामिल भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रविंद्र बलियान और फतेहाबाद जिले के भाजपा अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की वीरता और हमारे देश के आत्मसम्मान का प्रतीक है। इस ऑपरेशन के तहत दुश्मन को उसके घर में घुसकर करारा जवाब दिया गया। यह तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हमारे सैनिकों के बलिदान और देश की एकता का उत्सव है। शहीदों को और हम नमन करते हैं, हम सम्मान करते हैं हमारी सेना का, हम सम्मान करते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में जो है हमारे पूरे देश का बच्चा बच्चा जो है वहाँ तिरंगा लेकर निकला हुआ है। और इसी कड़ी में आज रतिया विधानसभा की तिरंगा यात्रा है। पूरे रतिया वासी आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त यहाँ पर माहौल। इस तिरंगा यात्रा के अंदर सभी धर्मों के, सभी दलों के, सभी सामाजिक संस्थाओं के और लोग और आम जन तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है। हमारी मत में लोग आए हुए हैं, देखो पूरा हाल भरा हुआ है और बाहर के बहुत लोग आए हुए हैं। रतिया की अग्रवाल धर्मशाला आज खचाखच भरी हुई है, लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत जोश है। उधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में कल सिरसा के कालावाली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारों के साथ सेना के शौर्य को सलाम किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। ये हमारे सैनिकों के शौर्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नष्ट कर यह साबित किया है कि भारत अब आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि एक एक बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और सैनिकों के साथ है। हम इसी तरह से अगर पाकिस्तान फिर से किसी प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधि करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तिरंगा यात्रा में हमारे को बहुत खुशी हो रही है। हम उन फौजियों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। हमारे को गौरव है उन पर। भारत माता की हम सलूट करते हैं हमारे पीएम मोदी साहब को और हमारी इंडियन आर्मी को। जय हिंद, जय भारत। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष रेणु शर्मा ने कहा कि यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति के जज्बे और बलिदान की भावना को सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन महान सपूतों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा की और 4 दिनों में ही पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया। पूरे भारतवासी एक हो जाएं। अगर कल को कोई मुसीबत आए भी पाकिस्तान की तरफ से, अगर वो थोड़ी सी कंक्रीट फेंके तो हमने जो है सब लोगों ने मिलके और उसका जोरदार जवाब जो है पाकिस्तान को देना है। ये लिए यही संदेश है कि सब युवा एक हो जाएं और जो है भारत के लिए जिएं, किसी और के लिए जीने की जरूरत नहीं है। पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद के मद्देनजर आज जननायक जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्य प्रधान ब्रज शर्मा और अन्य शामिल रहे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा को जरूरत के अनुसार पानी मिलना चाहिए, इस मुद्दे का शीघ्र हल किया जाना चाहिए और केंद्र को हस्तक्षेप करके प्रदेश को पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। वहीं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि पानी के मसले पर दोनों राज्यों में राजनीति जारी है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा भी काफी समय से लंबित है, इस मामले का भी हल होना चाहिए। पंजाब सरकार असंवैधानिक तरीके से पानी के मुद्दे पर फैसले ले रही है, ये भी उन्होंने कहा। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, उसे भी लिंगर ऑन किया जाए। हमने महामहिम से आग्रह किया है कि पिछले 2 साल से एसवाईएल के इशू को लेकर केंद्र की सरकार ने कोई मीटिंग नहीं, वो हरियाणा प्रदेश की सरकार को कहे कि उसके खिलाफ कंटेम्प्ट में जाए और उसे इम्प्लीमेंट करे।
इसी तरीके से पंजाब लगातार असंवैधानिक निर्णय आने के इश्यूज को लेकर के ले रहा है। पहले SYL नहर बंद कर दी, उसको बूर दिया, उस पे पंजाब विधानसभा ने कहा कि हमें पानी नहीं देना। अब भाखड़ा के पानी पे भी इसी तरह की बात है और निरंतर पंजाब विधानसभा में असंवैधानिक निर्णय करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार और सचिव डॉक्टर मनीष नागपाल ने कहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में HTET परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसको लेकर बोर्ड अपनी तैयारियों में जुट गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि शिक्षा बोर्ड का राज्य सरकार के साथ MOU साइन हुआ है, जिसके तहत अब PM श्री स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल में लगने वाले अध्यापकों की लिखित परीक्षा का संचालन भी शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यह बात उन्होंने DL-ED परीक्षा परिणामों की घोषणा करते हुए पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि संबंधित छात्र अध्यापक अपना परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर देख सकते हैं। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई DL-ED प्रवेश साल 2020-22, 2021-23 के छात्र अध्यापकों की मर्सी चांस और प्रवेश वर्ष 2022-24 प्रथम और द्वितीय वर्ष की रीअपियर और प्रवेश वर्ष 2023-25 प्रथम वर्ष की रीअपियर परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। DL-ED परीक्षाओं में प्रदेश भर में कुल 6,252 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए। DL-ED प्रवेश साल 2020-22 के प्रथम वर्ष की पास प्रतिशतता 42.86 और द्वितीय साल की 62% से ज्यादा रही। जिनमें से 1004 छात्र अध्यापक उत्तीर्ण रहे और उनका पास प्रतिशत 67.52% रहा। जुलाई के लास्ट वीक में HTET होने की संभावना है। बाकी जैसे ही, क्योंकि देखिए HTET जो परीक्षा है यह शिक्षा निदेशालय की परीक्षा होती है, हम एक टेस्टिंग एजेंसी हैं, तो जैसे ही वहाँ से उनकी तरफ से आदेश हमें मिलते हैं या निर्देश हमें मिलते हैं, हम तत्काल प्रभाव से इसको करवा देंगे। हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बीच एक MOU साइन किया गया था। उसमें PMC विद्यालय और जो हमारे मॉडल संस्कृति विद्यालय में जो हमारे परीक्षार्थी हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, उनके चयन के लिए MOU साइन किया गया था। इसके बारे में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो हमें शेड्यूल प्राप्त होगा, उनकी तरफ से हमें करिकुलम है और स्ट्रक्चर है, सिलेबस है, वो प्राप्त हो चुका है। और जैसे ही हमें शेड्यूल प्राप्त होगा, उस शेड्यूल के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो तैयार है, वो परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा परिणामों के आधार पर जो छात्र अध्यापक अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, वे परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग जल्दी सूरजमुखी की खरीद शुरू करेगा। रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए आगामी 1 जून से 30 जून तक सूरजमुखी की खरीद की जानी है। सूरजमुखी की खरीद के लिए राज्य में 17 मंडियां खोली जा चुकी हैं। सरकार द्वारा सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,280 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 44,062 मीट्रिक टन सूरजमुखी की पैदावार होने की संभावना है। हरियाणा की 2 खरीद संस्थाओं हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सूरजमुखी की खरीद का काम किया जाएगा। सूरजमुखी की खरीद के लिए राज्य की 17 मंडियों में अंबाला शहर, अंबाला कैंट, बराड़ा, मुलाना, शाहजादपुर, साहा, नारायणगढ़, करनाल, स्माइलाबाद, थानेसर, थोल, शाहबाद, लाडवा, बबैन, झांसा, बरवाला और जगाधरी शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली के कृषि भवन से वर्चुअल माध्यम से राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी हिस्सा लेते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती आज के समय की जरूरत बन चुकी है और हरियाणा में इस दिशा में पहल की गई है। किसानों का इस ओर रुझान बढ़ा है। केंद्र ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। यह अभियान देश भर में 29 मई से 12 जून तक चलेगा। हरियाणा के 22 जिलों के 109 ब्लॉकों के 1,380 गांवों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत किसान गोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को प्राकृतिक खेती और पशुपालन के बारे में जागरूक किया जाएगा। वहीं इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान एक बहुत बड़ा प्रयास है।
हमारा उद्देश्य किसानों की खेती को फायदे में बदलना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनाज, दालें, फल, सब्जियों, उनके भंडार भरना और पोषण युक्त आहार देश की जनता को उपलब्ध कराना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद।